नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं हमेशा की तरह भाई राजू पारुलेकर, सीनियर जर्नलिस्ट। राजू भाई, बाकी मुद्दों पे तो बात करेंगे ही। बहुत सारा तमाशा महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। एक वो जो संतोष देशमुख सरपंच वाला जो कांड आया, उसमें वीडियो बाहर आए, एसआईटी ने सीधा सीधा धनंजय मुंडे के करीबी का नाम लिया। उसके बाद धनंजय मुंडे बीमार पड़ गए और उन्होंने कहा कि बीमारी के चलते मैंने इस्तीफा दिया है। और ज्यों ही वो मामला चल रहा था, त्यों ही अबू आजमी पता नहीं कहां से औरंगजेब लेके आ गए और वो मामला दबा दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी गए और धारावी में उन्होंने बयान दिया कि धारावी को खाली नहीं होने दिया जाएगा। बाकी सारा तमाशा चल रहा है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आजकल हमारे मित्र राजू पारुलेकर खुद सब्जेक्ट बने हुए हैं। सोशल मीडिया मराठी में पूरी तो नहीं समझ पाता हूं, लेकिन काम चलाऊ समझ जाता हूं। तो मराठी को लेकर भी बात हुई। भैया जी ने कहा कि मुंबई में या महाराष्ट्र में रहने के लिए सिर्फ मराठी जानने की जरूरत नहीं है। उस पर भी विवाद चल रहा है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन आप कैसे मुद्दा बने हुए हैं? ये सारस्वत बैंक वाला क्या पूरा मुद्दा है, हुआ क्या है? नहीं, मुद्दा सर ये हुआ है कि मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं हम, प्रसन्ना जोशी, वो अब एसोसिएट एडिटर है एबीपी मराठी के, हो गए, अब अभी ज्वाइन फिर अच्छा। से हो गए। पहले भी थे वो, वापस एबीपी में आए। हम्म। लेकिन उन्होंने एक बायोस्कोप नाम का चैनल शुरू किया, और मैं हम्म। उनकी, मुझे जब भी वक्त मिलता है वो एक पॉडकास्ट करते हैं हम लोग। तो उस तरह से उन्होंने कहा, तो हमने एक पॉडकास्ट तैयार किया। अब बात ये है कि सर उनका जो चैनल है उसको स्पॉन्सरशिप है, और वो सरस्वत बैंक की स्पॉन्सरशिप है। तो जब वो पॉडकास्ट की उससे पहले एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए, जैसे कि हमारे कुछ उसके उसमें से छोटे-छोटे क्लिप्स निकाल के हमने प्रोमो वगैरह लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। वैसे ही राइट विंग के जो कमांडर इन चीफ यहाँ के जो है, और वहाँ और लोग हैं जो बाकी लोग जो अपने आप को राइट विंग मानते हैं, या उनके देश की पूरी रक्षा की उनके ऊपर आ पड़ी है जिम्मेदारी, क्योंकि मोदी जी शेर के साथ, बब्बर शेर के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं, तब तक ये पूरा संभाल रहे हैं ऐसा लगता है कमान। तो उन लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया सारस्वत बैंक के खिलाफ कि ये आप कैसे कर सकते हैं? आप एक अ, हम लोग जंग छेड़े हुए हैं, जैसे कि देखिए, ये तो है ही कि आरएसएस ने जंग छेड़ी हुई है, और इन लोगों ने, राइट विंग ने। 3 बात हम लोग समझना बहुत ज़रूरी है सर, ये इसीलिए हम लोग मेनस्ट्रीम मीडिया खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा है, सोचा है कि आर्थिक जो है वो वॉर है, कि मुसलमानों के खिलाफ, लेफ्टिस्ट के खिलाफ, लिबरल्स के खिलाफ, और जो भी संघ और धार्मिक नफरत में शामिल नहीं है उन सब के खिलाफ, और क्रिश्चियनों के खिलाफ। तो हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसमें से बाधा आ रही है ये स्पॉन्सरशिप वाली बात से। तो इसलिए सारस्वत बैंक को उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट कर दिया। सारस्वत बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, और बहुत बड़ी बैंक है, और बहुत सारे लोग नौकरी भी करते हैं, और उनके बहुत सारे यानी शेयर होल्डर है, सारी बातें हैं। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि किसका ये है, क्या है, क्यों करते हैं। लेकिन उनके लिए ये कंट्रोवर्सी ठीक नहीं थी, और एक तो सरकार ऐसी है कि कल सारस्वत बैंक महाराष्ट्र से लेके अहमदाबाद में दे दी जाएगी। अगर ऐसा ज़्यादा कुछ करेंगे तो एक एपिसोड के लिए इतना वर्थ नहीं है। ये उनका सोचना था, और वो भी सही था। तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, उन्होंने कहा कि ये एपिसोड हम ये नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर प्रसन्ना के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ कि वो एपिसोड नहीं, एक बीच पूरा एपिसोड तक, एक कुछ एपिसोड और भी कुछ महीनों तक, सालों तक उनका कॉन्ट्रैक्ट जब तक नहीं होता, कोई एपिसोड ऐसा ही नहीं वो कर सकते बिना सारस्वत बैंक के। बिना तो उसके, फिर हाँ। उनके लिए दुविधाजनक हो गया, तो उन्होंने मुझे सुबह फ़ोन किया और बोला कि राजू जी ऐसा-ऐसा हुआ है। तो मैंने बेझिझक बोल दिया कि देखिए प्रसन्ना, आप और हम दोस्त हैं, और ऐसे वक़्त में मुझ पर भी आ सकते हैं, ऐसे गुज़र सकते हैं, और जैसे सारस्वत बैंक गुज़री, वो भी मुझ पे गुज़र सकती है अगर मेरी कोई बैंक हो तो। तो मैं समझता हूँ आप छोड़ दीजिए इस बात को, कोई टेंशन नहीं है, उन्हें मत दिखाइए। वो बात होगी, लेकिन सर यहाँ तक बात रुकती तो मैं भी शांत हो जाता और हम लोग सब भूल जाते। लेकिन बात ये हुई कि इससे राइट विंग के जो ट्रोल्स थे, उनको लगा कि ये सारे ट्रोल्स जो हैं, वो करीब-करीब ट्रम्प ही हो गए हैं। तो वो इस तरह से लिखना शुरू किया, मैंने कुछ डाला हुआ है मेरी माँ पर, मेरे पिता पर, अभद्र भाषा में, और फिर सारी यानी जितनी दुनिया की गंदी गालियाँ हैं देना,
फिर बोलना कैसे दिखाया ना आसमान, ये वो सब ऐसे दिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये झुंड वाले हैं लोग, इनमें अकेले में तो दम नहीं, अकेले जाएँ तो माफ़ी लिख के आते हैं और ₹60 पेंशन लेते हैं, ये इनकी औकात है। तो इनके औकात पे मैंने सोचा, मैं शाम तक शांत रहा और मैंने शाम को सोचा कि एक एक खत लिखा जाए सारस्वत बैंक को, और जो कि भक्तों की जो लीला है अभी तक की, वो लीला पर लिखा जाए, और जिस तरह से सारस्वत बैंक ने क्यों ना डर डर से क्यों ना हो, लेकिन एक हालात से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उसके ऊपर मेरी अपनी टिप्पणी रखी जाए लिखित रूप में, तो सार्वजनिक कर दूं ताकि मेरा स्टैंड क्लियर हो जाए और मैं किसी को डरा नहीं हूं, ये भी स्पष्ट हो। तो मैंने वो कर दिया। उससे इतना बवाल हो गया कि अब यहाँ पर फुर्ती आ गई दूसरे बाजू में कि राइट विंग वाले तो वो दब गए, लेकिन यहाँ लगा कि अरे यार, हमने सुबह से राजू सहित ये कुछ ज्यादा किया नहीं करके उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो अब ये बवाल बढ़ता ही गया, अब रुकने का और थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि मैं उससे बाहर आ चुका हूँ सर, ऐसी चीजें तो होती रहती है सार्वजनिक जीवन में, और आरएसएस चाहती है कि हम सब भूखे मरे। उन्होंने लिखा भी है, आप ट्रोल्स ने लिखा है, इनको भूखे मारना है, रास्ते पे लाके मारना है। सब लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट, कांग्रेसी विचारधारा हमसे मिलती नहीं है, वो जो मुसलमानों से नफरत नहीं करते, वो जो मुसलमान है वो और क्रिश्चियन है वो। और इनमें लिखने वाले में से एक डॉक्टर अभिराम भड़कमकर नाम के व्यक्ति हैं, वो बहुत ही नफरती चिंटू हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है शायद, वो रॉश कंपनी में नौकरी करते हैं, कनाडा और यूएस में रहते हैं, जो कि क्रिश्चियन देश है। वहां रह के आजादी पूरी वहां की एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर नफरत और हिंदू मुसलमान के बीच में जो वो लगाने की, आग लगाने की, और बहुजनों में और सवर्णों में आग लगाने की, और सावरकर कितने महान थे वो बताने की वहां से कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ऐसे खत लिखे हैं कि जो आप पढ़े नहीं जाएंगे, और मेरे ऊपर कुछ भी और गलत झूठे आरोप, बेबुनियादी बातें लिखी गई। तो यह बातों से मैं अभी सर परिचित हूँ, इतने सालों से सार्वजनिक जीवन में जी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है क्या है। लेकिन ये जो विदेश में रहे हैं, तो मैं एक बात आखिरी बताकर ये बात को खत्म करता हूँ कि रिलीजियस कमेटी जो अब ट्रम्प साहब ने बनाई है, वहां पर ये लोग जो है, जितने लोग इनका नाम लेकर, वो मैं वहां पर बात करूंगा, और इनका बंदोबस्त करके इनको वैसे ही वापस लाया जाएगा जैसे बाकी जो साथी आए हैं हमारे। तो मोदी जी उनको कहीं यहाँ पर आने के बाद सावरकर, मोदी जी सबके सहवास में आराम से रहने का मौका मजेदार मिला। बात यह है राजू भाई, इस पे ज्यादा अपन बात नहीं करेंगे। मजेदार बात यह है कि जिनकी अपनी रोटी का इंतजाम नहीं है, जिनके घरों में नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी से परेशान है, धंधा चौपट है, वो दूसरों का धंधा, दूसरों का कामकाज खत्म करने पर उनको नहीं पता है कि इतनी मेहनत हमने की है, इतना पढ़ लिख लिए हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा तो भी अपने रोजगार का रास्ता निकाल लेंगे। यहां नहीं निकलेगा, कहीं और निकलेगा, हम भूखे नहीं मरेंगे। और अगर हम भूखे मर भी जाएंगे तो उससे उससे उनके घर में कोई रोटी नहीं पहुंचने वाली है, जिस समय अपने घर की रोटी की चिंता करनी चाहिए। खैर छोड़िए, शायद उनको नहीं पता है कि हम लोग किस मिट्टी के बने हैं। ऐसी ट्रालिंग और ऐसी गालियों से डर जाते तो कब का घर बैठ गए होते। जी ये जी। बताइए कि आपके महाराष्ट्र में संतोष देशमुख का मामला आया, और सीरियस मामला था वो, पहले भी आपने एक बार उसका जिक्र किया था, मुझे याद है हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट आई है, वीडियो पब्लिक हो गए हैं, और वीडियो भी किसी और ने नहीं बनाए हैं, मारने पीटने वालों ने ही बनाए हैं। और क्लियरली लिंचिंग है, जैसे अब तक मुसलमानों की लिंचिंग हम देखते थे, ये विरोधियों की लिंचिंग एक तरह से है क्लियरली। ये पूरा खेल क्या है, मैं चाहूंगा खासतौर पे उत्तर भारत के जो लोग हैं, खबर बनने ही नहीं दी गई। गोदी मीडिया उसको डिस्कस करेगा नहीं, हिंदी मीडिया उसको लेगा नहीं, खबर बनने नहीं दी गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठहर के उस खबर को आपसे जान लिया जाए। थोड़ा लंबा हो जाएगा बताओ ना, यानी क्योंकि खबर उतनी ही बड़ी है। यानी ये राजू पारुलेकर शो है, मैं तो बस बीच बीच में आपको जो है थोड़ा एक्साइट करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए हूँ। बाकी आपको जितना बोलना है बोलिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बीड़ एक ऐसा जिला है, यानी मैं अपनी करियर की शुरुआत, आपको आश्चर्य होगा और लोगों को भी मालूम नहीं होगा, आज पहली बार पता चलेगा कि बीड़ से शुरुआत की, क्योंकि मुझे फेलोशिप थी और मैं गन्ना तोड़ मजदूरों पर संशोधन कर रहा था, और बीड़ से वो शुरुआत कर रहा था। तो बीड़ में मैं रहा हूँ, वहाँ पर रायमोहन नाम का एक गांव है, पाटोदा नाम का एक तहसील है, वहां पर मैं रहा हूँ। तो बीड़ जिला जो है वो अभी ऐसा हो गया है कि 90s के बाद में वो एक महाराष्ट्र में ऐसा मानते हैं हमेशा, और ये सही नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये सही नहीं है, लेकिन कि महाराष्ट्र का बिहार हो गया, ऐसा यानी कहने की आदत। बिहार हो गया का मतलब हर कोई बंदूक लेके निकला, ऐसा बिहार में तो भी नहीं निकलते,
लेकिन यहाँ ऐसा जैसे कि बिहार में मानते हैं कि मुंबई में हर कोई स्टार के साथ ही चलती है गाड़ी, यानी हम अमिताभ बच्चन, गोविंदा इस तरह वो सब हम चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ही है, बिहार बिहार है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, अपने लोग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन तो बीड़ है वो बहुत बड़ा एक जो सीरीज था मिर्जापुर जैसा हो गया है, और वहां पर बहुत तनाव है और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं उस पर नहीं था, उसमें मस्साजोग नाम की एक गांव है। तो मस्साजोग के सरपंच थे ये संतोष देशमुख, वो थे भारतीय जनता पार्टी के सरपंच। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये ध्यान में रखिए आगे जाकर ये कहानी में जो मेन है। तो उनका कुछ तो उनका पंगा हो गया, और किसी वहां पर किसी जमीन को लेकर या टावर को लेकर झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा हो गया। लेकिन झगड़े में उन्होंने जिसको शांत किया या जिसको बचाया, जिससे बचाया अपने लोगों को, वो लोग बहुत बड़े कार्टेल का हिस्सा थे। जैसा कि सिनालोवा कार्टेल है, वैसे बीड़ में वाल्मीकि कराड़ कार्टेल है। और वो हर हर चीज का जो टेंडर निकलता है, हर चीज का जो जहां से रंगदारी से लेके मर्डर से लेके लोगों को अगवा करना, किसी को छुपाना, लड़कियों को उठवा के ले जाना, ये सारी चीजें ये वाल्मीकि कराड़ की छत्र छाया में पलती है। और वाल्मीकि कराड़ यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, धनंजय मुंडे, उनके राइट हैंड है, ऐसा माना धनंजय जाता है। किस पार्टी के हैं? धनंजय किस पार्टी के हैं? धनंजय अभी देखिए, धनंजय असल में विनोबा जी के शिष्य लगते हैं मुझे, क्योंकि जय जगत है वो, हर पार्टी में जाके आए हैं, किसी भी पार्टी के नहीं है। लेकिन फिलहाल उनका अजीत दादा के साथ बैठा है। उन्होंने शुरुआत अपने जीवन की बीजेपी से की थी, फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी में आए, और फिर अब अजीत दादा के यहाँ आए। मैंने विनोबा जी का नाम ऐसे ही लिया, वैसे विनोबा जी से उनका कोई कनेक्शन नहीं, और विनोबा जी का विनोबा का समझने के लायक वो है नहीं। तो बात यह है कि इसमें एक और पहलू है कि ये वाल्मीकि कराड़, धनंजय मुंडे, ये एक ओबीसी समाज से आते हैं, वंजारी समाज से आते हैं, और संतोष देशमुख हालांकि मराठा यानी कुणबी मराठा से आते हैं। तो ये एक भी बात आप फिर से एक ध्यान रखना। तो ये होने के बाद आपने देखे होंगे वो तस्वीरें, जिस जिस बर्बरता से मारा, देखिए मारा, खून होते हैं, ये कुछ भी हो, लेकिन वो व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, संतोष देशमुख साहब को जिस तरह से मारा, जिस बर्बरता से मारा, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि सर, मैंने उसके ऊपर एक भी पोस्ट नहीं लिखी है, क्योंकि किसी के मृत्यु के ऊपर मैं कभी कुछ नहीं, छावा फिल्म में जैसे आधा घंटा पूरा छत्रपति संभाजी की मृत्यु को दिया है, ये सारी जो बातें हैं, जो एक ट्रेजेडी में मन को बहलाना, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उनकी बहुत बर्बरता से मृत्यु हुई, और बर्बरता से मारा, ये गैंग ने इतनी बर्बरता से मारा कि उनकी बच्चों का या बीवी का, जब मैं उनको देखता हूँ, उनकी माँ को देखता हूँ, तो मेरी रूह कांप उठती है। तो उसके बाद भी ये वाल्मीकि कराड़ को पकड़ने में बहुत टाइम लगा। फिर इसमें एक संतोष धस नाम के मराठा, लेकिन भाजपा के एमएलए हैं, यानी वो है एमएलए हैं, बीड़ के ही है। उन्होंने इस मामले को उठाया, और उनकी राजनीति, वो भी कोई अच्छे दूध के धुले हैं ऐसी बिल्कुल बात नहीं। कल उनके लोग भी सामने आए हैं, उनकी भी अपनी कार्टेल है, उनकी अपनी गैंग है, उन्होंने भी शादियां की है, शादी नहीं। तो वो अलग चीज है, लेकिन उसमें मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने निकाला और वो बात करते रहे। मेन अंजलि दमानिया जी थी, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बात को उठाया, और बात तूल पकड़ती गई, एक एक बातें बाहर आई कि उन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कैसे ऐंठ लिए, दुनिया भर में उसकी संपत्ति कैसे है, विदेश में संपत्ति है, बीवियां हैं। कराड़ की, वाल्मीकि कराड़ की। वाल्मीकि ओके। कराड़ की ऑफिशियल बीवियां अलग हैं। फिर उनके कई दोस्त है, वो हमेशा के लिए जेल चले गए उनकी वाइफ के साथ, और इतना सारा वो वुमनाइजिंग का एक बहुत बड़ा रैकेट है, और उसमें इतनी सारी पेज है कि वो सोच नहीं सकते। तो इस मामले में फिर बात आते आते धनंजय मुंडे तक पहुंची कि धनंजय मुंडे अगर ना होते मुख्यमंत्री या पावरफुल व्यक्ति, तो वाल्मीकि कराड़, उसके नीचे सुदर्शन घुले, उसके नीचे जो भी मार रहे थे सुनील देशमुख साहब को, संतोष देशमुख साहब को, वो नहीं मारते। तो रेसिग्नेशन अगर कर देना लेना है तो धनंजय मुंडे। लेकिन ऐसे करते करते 3 से 4 महीने लगे, और जो तस्वीरें आई उसके बाद उनका रिसिग्नेशन हुआ, इस्तीफा हुआ। लेकिन वो तस्वीरें जो है सर, वो हमारे पास 3 दिन पहले आई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
फिर उनके साथी उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, धनंजय मुंडे और एकनाथ शिंदे, इन लोगों को वो तस्वीरें पहले दिन से मालूम थी क्योंकि पुलिस के पास थी। ओके। तो चार्जशीट के बाद ओके। हमें मालूम पड़ी, लेकिन उनके पास थी। लेकिन उनकी यानी ये सरकार जिस तरह से संवेदनाहीन है, इसका मतलब ये आप समझिए कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं। जब ये तस्वीरें आई तो लोगों में बड़ा आक्रोश हुआ, और सबसे बड़ा तो ये एक्चुअली मराठा और वंजारी ऐसा कुछ मामला नहीं था। लेकिन धस साहब ने, चूंकि वो बीजेपी के हैं और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनकी पार्टी के और उनके अपने आका के, तो उन्होंने क्या किया, इस मामले को धीरे-धीरे नहीं बोले और मराठा और वंजारी ऐसा करते गए। वा, वा, असल में क्या था, वाल्मीकि करांड ने कई वंजारी फैमिलीज को भी खत्म किया था, बर्बाद कर दिया था। कई वंजारी समाज के, अन्य समाज के लोगों को भी मारा था, वो उसका तो रिकॉर्ड है। और धनंजय मुंडे का हाथ उसके सर पर था, और वो धनंजय मुंडे करीब करीब उनको भाई मानते थे। और आप पंकजा मुंडे का एक तो वीडियो देख सकते हैं, वो बोलते हैं कि जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता वो कहाँ है, धनंजय का पत्ता नहीं, धनुभाऊ का पत्ता नहीं हिलता वो कहाँ है, तो वाल्मीकि करांड उठते हैं, वैसा वीडियो है। तो बात यह है कि उनको पकड़ा, उनको भी एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। अब धनंजय मुंडे जी का भी इस्तीफा लिया गया, तो वो इस्तीफा कैसे लिया गया, बहुत प्यार से लिया गया। उनको कहा गया कि अब तबीयत ठीक नहीं है भाई साहब की, तो इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पर विलासराव देशमुख ने सर सिर्फ रामगोपाल वर्मा को लेके गए थे ताज होटल में, तो उनका इस्तीफा हुआ था और उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया था। इन्होंने कुछ नैतिकता वैतिकता नहीं, उन्होंने बोला कि नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं, मैं बीमार हूं इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनके इस्तीफे देने के शाम को ही दूसरे जिन्होंने उनके सारे कारनामे निकाले थे, 10 सुरेश 10, उनके कारनामे निकलना शुरू हो गए। तो अब इसके पीछे क्या चल रहा है, कौन है और किस तरह से किया जा, देखिए ओबीसी हो, मराठा हो या अन्य जाति के लोग हो, आप समझिए कि वो ब्राह्मण के लिए शूद्र है। महाराष्ट्र में जो सोच है उस तरह से, तो वो आपस में लड़ते रहे, इसी में आरएसएस यहाँ मजबूत रहेगी। आरएसएस का गढ़ जो है वो नागपुर है, और वो ब्राह्मणों का नहीं, ब्राह्मणवाद का गढ़ है। जरूरी नहीं हर ब्राह्मण ब्राह्मणवादी हो, ये आप समझिए। तो बात यह है कि ये जो खेल है वो इस तरह से खेला गया। उसमें एक संतोष देशमुख नाम के बहुत ही शालीन और बहुत ही अच्छे और नेक इंसान, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको सरपंच थे, उनको बेचारों को जान गंवानी पड़ी। और उनकी मैं हमेशा उनके बेटी के बारे में या बेटे के बारे में सोचता हूँ कि अपने फादर की ऐसी तस्वीरें भी देखी कैसे जाती होगी, उनको खाना तक नीचे नहीं जाता होगा। तो वो जो बर्बरता है उसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, यानी उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री एक ही है, धनंजय मुंडे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 10 ये लोग सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स खेलने में लगे हुए हैं। एक आदमी मरा है, किसी का बाप मरा है, किसी का बेटा मरा है, किसी का पति मरा है, उसके लिए कोई संवेदना नहीं है। और ये आज के महाराष्ट्र का चित्र है। आप समझिए बीड़ एक जिला नहीं है, हर जिले में, इवन मुंबई में भी यही हो रहा है अलग अलग तरीके से। यहाँ भी गैंग है, यहाँ गैंग के आका है, आका के आका है, और सबके आका नागपुर में बैठे हुए हैं। वो आप देख रहे हैं कि उनकी इमारत 100 साल पूरे हो गए। मतलब जंगल राज कहते हैं हम लोग बिहार वगैरह को, लेकिन मैं इसीलिए बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था कि महाराष्ट्र में ये जो घटना है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है, बाकियों की बात क्या की। नहीं, खैर, मुंबई की आपने बात की। मुंबई में एक बड़ा मसला धारावी का चल रहा है। धारावी को लेकर लंबे समय से वहां आंदोलन भी चल रहा है। अडानी को सारा का सारा ठेका देने की बात चल रही है। इन सबके बीच में राहुल गांधी वहां जाते हैं और धारावी में भी जाते हैं, और बाकी तो बहुत कार्रवाई मुझे समझ में नहीं आई कि वहां क्या किया उन्होंने, लेकिन एक बयान जरूर उनका आया है, और जिस बयान में उन्होंने कहा है कि धारावी को खाली नहीं कराने दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? नहीं, उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि धारावी के लोगों का अडानी ने क्या किया है उसमें। राहुल गांधी जी का बयान सही है, इसका मतलब विकास के खिलाफ नहीं है ये बयान। आपको मैं बताता हूँ, यानी कल कोई कहना शुरू कर देगा कि देखो धारावी का विकास नहीं होने, नहीं, ऐसा नहीं है। अडानी ने क्या किया, धारावी के नाम पे मुंबई की जितनी खाली जमीनें थी, यानी सैकड़ों एकड़, और वो ऐसे यानी इतनी बेशकीमत है, प्राइम उसकी लोकेशंस बेशकीमती में, है, बिल्कुल। वो पूरी हथिया ली। और उसने कहा कि उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरी है।
जैसे कि मुलुंड, भांडुप, कुर्ला, मदर डेयरी, मलाड, हर जगह की जमीन जहां खाली है वहां अडानी की नजर है। यानी वो पहले था ना कि किसी की बेटी बड़ी होती है तो कि कोई विलन होता है उसका नजर जाती है, वैसे कि कहीं जमीन खाली हो जाती है तो अडानी की नजर पड़ती है। अब अडानी का मतलब अडानी है या मोडानी है वो अलग, लेकिन जो भी है वो पड़ती है। तो यहाँ मुंबई की सारी जमीन यानी सबसे कीमती जमीन, बेशकीमती जमीन अडानी ने खरीद ले ली है और करीब करीब मुफ्त में ली है, ये आप समझिए। तो धारावी का प्रॉब्लम ये है सर, धारावी का डेवलपमेंट धारावी में ही हो सकता है। इसमें लोगों को आपत्ति क्या है? उस वहां के लोगों को आपत्ति ये है कि धारावी के लोग हमारे यहाँ आके क्यों रहेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये धारावी के बारे में एक लोगों के मन में एक उनका प्रोटोटाइप है धारावी, पूर्वाग्रह। मतलब ये हाँ, तो वो लोग नहीं चाहते, बाकी मुंबई वाले। अब धारावी वाले भी नहीं चाहते कि बाकी जगह जाए, क्योंकि धारावी सिर्फ मकान नहीं है सर, वहां बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हैं। हर व्यक्ति का एक बिजनेस धारावी में मकान के साथ ही चलता है, तो उनकी रोजी रोटी, कमाई, जमा पूंजी धारावी से भी बहुत बड़े हुए लोग बहुत लोग हैं। तो ये सारी जो चीजें, कल कल जो ब्रांड था, चमार नाम का ब्रांड था, वहां पर खुद राहुल गांधी गए थे। वो ब्रांड बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है एक लड़के ने अपने नाम पर, अपने जाति व्यवस्था के ऊपर तमाचा मारने के लिए वो ब्रांड बनाया और वो ब्रांड बहुत बड़ा हो गया और चमड़े का उपयोग उद्योग तो बहुत बड़ा चलता है धारावी। तो ये सारा जो खेल है वो ऐसा है कि धारावी की रिडेवलपमेंट अगर होनी है तो धारावी में ही होनी चाहिए, और हो सकता है जितनी धारावी के लोगों को ही करनी चाहिए, उसको सरकार मदद करे। ये सही मॉडल है, ये अडानी का मॉडल है जो देश को पूरा, यानी न्यूक्लियर पावर भी अब अडानी को दे रहे हैं, तो वो तो धारावी नहीं है। तो और अडानी को क्या न्यूक्लियर पावर के बारे में, न्यूक्लियर का स्पेलिंग बताएं मुझे गौतम अडानी। तो आपको मैं ये पूछता हूं कि ये सारा जो खेल है वो धारावी को नहीं तो पैसे का खेल है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि विकास हो और मुंबई के जो धारावी के लोग हैं वो उनका इकोलॉजी जो है, इकोसिस्टम जो है वो बदले नहीं, उनकी मेहनत की जो कमाई वो खा रहे हैं वो उसमें बदलाव नहीं आए, वहां मेक इन इंडिया का एक छोटा मॉडल है वो नहीं बदले और वहीं पे विकास हो और बाहरी आदमी उसमें पैसे ना कमाए, जो है वो धारावी के लोगों को ही मिले, जमीन जो भी पानी और जो भी मिलना है। तो ये जो है मॉडल, और इसी मॉडल के लिए कई संगठन वहां आंदोलन भी कर रहे हैं। मैं कुछ जाके आया वहां, यानी कल नहीं गया, मैं बहुत पहले गया था। तो ये बात है, तो ये बात कहने के लिए कल शायद, और वहां पर वर्षा गायकवाड़ जो है जो यहाँ की सांसद है, तो वो निरंतर लड़ रही है और वाकई लड़ रही है धारावी के लोगों के साथ। और हर बात जो अडानी, हर हर चीज जो अडानी गलत करता है इमीडिएटली सोशल मीडिया, जो कांग्रेस में बहुत ही एक्सेप्शनल चीज है कि जो लाइटनिंग गति से आपके पास खबर आना, तो वहां पर धारावी में कुछ भी होता है तो फट से मुझे पता चलता है, या हर चीज हर व्यक्ति को पता चलता है, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जी का ट्वीट आ जाता है कि ये हो रहा है, उसके तस्वीरें आ जाती है फटाफट उसके बाद। तो वो जितनी मेहनत कर रही है, मुझे लगता है उस मेहनत को रेसिप्रोकेट करने के लिए राहुल जी खुद आए थे कल और वहां पर मिलकर लोगों को गए। उनके आने से मुझे लगता है कि धारावी के लोगों का मनोबल स्वाभाविक रूप से बड़ा होगा। और अडानी के पास इतने पैसे अगर होते तो शेयर मार्केट ना इतना गिरता और ना ही अमेरिका जाने से उनको रोका जाता। हर जगह पर क्रिमिनल सिंडिकेट करके उनको रोक के रखा है और यहाँ पर वो धारावी निगलने के पीछे है। तो कोई मतलब नहीं बनता। आप एक क्रिमिनल को न्यूक्लियर पावर भी दे रहे हो और धारावी भी दे रहे हो, जमीन भी दे रहे हो, जंगल भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। तो ये कमाल जो है उसको रोकने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़े अग्रेसर और सबसे पहले जिन्होंने बताया वो राहुल जी है। वो कल धारावी आके गए, ये एक बड़ी न्यूज है। जितना बड़ा उसको हो सकता थी, बड़ी हो और भी बड़ी हो सकती थी वो न्यूज, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई आयोजन नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि उनकी अपनी वजह होगी और वो जो राहुल जी जानते होंगे। लेकिन अगर राहुल जी कोई मोर्चा निकालते या फिर लॉन्ग मार्च करते वहां पर तो बहुत असर होता, लेकिन ना करने के बाद भी राहुल जी आकर गए, इतने बाद से भी बहुत सारी चीजें हुई। और जो राहुल जी ने कहा वो ये है कि विकास हो लेकिन धारावी के लोगों को घर धारावी में ही मिले और जमीन धारावी की ही लगे, बाकी मुंबई की जमीन हाथियाने की जरूरत नहीं।
तो आज के लिए राजू भाई इतना ही समय था, कई सारे विषय रह गए। चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा सदगुरु के ऊपर। पहले तो शाम का वीडियो आया और उसके बाद जो आर्टिकल आया है द गुरु पर, जो आर्टिकल आया, और उस वेबसाइट को आप तो जानते ही हैं, वो वेबसाइट आज तक कोई उस पर बड़ा केस नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया। वो बहुत जबरदस्त रिसर्च करके देती है और अभी तक सदगुरु का पूरा ऑफिस चुप है, उस पर कुछ बोला नहीं है। एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं मैं आपसे उस पर। सर, सद्गुरु और वो उनका जो जग्गी हिप्नोटिस्ट, वासुदेव कहना बेहतर होगा, उनका हाँ, नाम जग्गी वासुदेव नहीं, है, हम वो तो जग्गी सदगुरु कहें। वासु जग्गी जग्गी जो हैं, उनका जो सद्गुरु जो बन के बैठे हैं, उनमें उतने ही सद्गुरु है जितना रामदेव के च्यवनप्राश में सोना है। तो वो इसको गागर में सागर भरना कहते हैं। हम लोग एक दिन इस पर थोड़ा विस्तार से भी बात करते हैं राजू भाई। आज के लिए इतना ही। महाराष्ट्र और देश और विदेश तक की बात करने की हमने कोशिश की। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, वो कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम लगातार हर हफ्ते राजू भाई के साथ बात कर रहे हैं। राजू भाई अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, बीच में आपकी तबीयत काफी खराब थी, आज थोड़े जी, स्वस्थ जी, नजर आ रहे हैं। और जी, ट्राल्स का ख्याल तो क्या ही रखेंगे, वो अपना ख्याल रख लें, यही बहुत है। जी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई।